हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, एक बार फिर मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एक और शानदार मॉडल पेपर लेकर। प्यारे बच्चे, ये मॉडल पेपर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बहुत समय नहीं बचा है, कल ही बोर्ड परीक्षा है, तो इसलिए इस मॉडल पेपर को देख लें। क्या पता यही मॉडल पेपर और इसी मॉडल पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड में आ जाएं। तो प्यारे बच्चे, बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को देखें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आपके सहयोग, आपके समर्पण को के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी-जल्दी आपके पेपर को शानदार बनाने के लिए इस चैनल पर वीडियोस डाले जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक आपके कक्षा 12 एग्जाम की तैयारी का वीडियो नहीं देखा है, कैसे आप कॉपी लिखेंगे, कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो इसके लिए एक शानदार वीडियो डाल दिया गया है चैनल पर। आप सभी प्यारे बच्चे जाकर के देख लें कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम सेंटर पर किस तरीके से आपको रहना, परीक्षा हॉल में बैठना कैसे है, पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई है। तो प्यारे बच्चे, उस वीडियो को भी देख लें और आपके लिए अब समय तो नहीं है, कुछ ही घंटे बचे हैं, इसमें जितना हो सकता है लग के मेहनत कर लें। तो बहुत देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस गजब और शानदार वीडियो को। मॉडल पेपर आज का हम सॉल्व करेंगे और निश्चित रूप से ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये मॉडल पेपर दिया हुआ है, कक्षा 12 का है और यहाँ आप अनुक्रमांक डालेंगे, ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। 2025 का है, लेकिन यहाँ पर 2026 लिखा रहेगा, ऐसे आपको मिलेगा। यहाँ अपना अनुक्रमांक डालेंगे, आप यहाँ नाम डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास होगा। हिंदी 100 नंबर की होगी। कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चे, यही सब पेपर में आपको ठीक तरीके से पढ़ना होता है। तो ये 2025 का पेपर है और ये बोर्ड में आया हुआ पेपर है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो अगले साल पेपर में आए होते हैं फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। ये 2 खंडों में बटा है, तो आइए हम पहले खंड को शुरू करते हैं, खंड का से। प्यारे बच्चे, खंडका की शुरुआत जो होगी वो पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न से होगी। अगर आप पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न ठीक से कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही गजब होगा और आप 95 पार जरूर जाएंगे। इसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। अब आखिरी दिन तो जरूर देख लो, क्योंकि अगर वो देख लोगे तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। पहले प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक कौन है। और ये जो किताब है ये बहुत ही मशहूर किताब है, 1929 में लिखी। किसने लिखी प्यारे बच्चे? तो इसका जो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो पत्र पत्रिकाओं का भी वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। चाहे ब्राह्मण करके पूछा जाए, चाहे ब्राह्मण और हिंदुस्तान करके पूछा जाए, आप बता ले जाएंगे। आगे पूछा गया हम और हमारा आदर्श। ये तो आप जानते हैं प्यारे बच्चे, ये आपके पाठ में से ही एक पाठ है जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना विंग्स ऑफ फायर मिशन इंडिया 2020 और एक आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या घ है, इसको भी हम देखते हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न घ में पूछा गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना आप सभी प्यारे बच्चे बताएं कौन सी है। तो गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है और चंद्रगुप्त ही सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, यह इनका एक नाटक है। अंधा युग की बात करें तो ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। आगे पूछा गया है पंचलाइट। अब पंचलाइट का भी वीडियो डाल दिया गया है, सारांश और उद्देश्य का। पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है उसका सारांश और
उद्देश्य का वीडियो डाल दिया गया है प्यारे बच्चे, देख लीजिए, 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो पंचलाइट कहानी किसने लिखा? तो पंचलाइट कहानी भाई फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा, बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल को बीज पवन काल किसने कहा? तो आदिकाल को बीज पवन काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ही आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामानंद। प्रश्न आपका है प्यारे बच्चे कि रीत काल को कलाकाल नाम दिया किसने? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं दिया, आचार्य मम्मट ने भी नहीं दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नाम नहीं दिया। तो रीत काल को अलंकृत काल भी कहा जाता है, रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है और रीत काल को कला काल कहा जाता है। किसने कहा? रमा शुक्ल रसाल ने कहा। ठीक है, राम शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यामा के रचनाकार कौन है? तो यामा पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे पूछा गया नौका विहार, तो ये तो आप जानते होंगे, नौका विहार ये सुमित्रा नंदन पद की रचना है। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे, अगर आपने ठीक तरीके से हिंदी को पढ़ा है, समझा है और हिंदी साहित्य के इतिहास वीडियो को देखा है तो एक भी प्रश्न आपका इसमें से बचने वाला नहीं था। सारे प्रश्न आप कर ले जाएंगे और एक नहीं हजारों मॉडल पेपर आ जाए, अगर आपने उस हिंदी साहित्य इतिहास के से 6 वीडियो को देखा है तो आप बहुत शानदार गजब करेंगे, और नहीं देखा है तो यही रात भारी यही रात अंतिम, आप देख लीजिए ताकि कल पछताना ना पड़े पेपर के बाद। आइए अब बढ़ते हैं, आप खंड का जो है वो आप गद्यांश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उनको भी ठीक तरीके से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चे अगला जो होगा वो आपका गद्यांश आएगा, आपके सामने है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5x2 आप में से 2 गद्यांश आएंगे, जिसमें से पहला गद्यांश ये आपके सामने है और प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न बनेंगे और वो आपकी किताब से होंगे। अगर पांचों के आप जवाब दे ले जाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। करना क्या होता है, इस गद्यांश को आपको ठीक तरीके से पढ़ना है और इन नीचे के प्रश्नों का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे ये जो आपका पहला गद्यांश आया हुआ है वो आपका आया है, मातृभूमि निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप। तो आप तो राष्ट्र राष्ट्र बार बार आ रहा है तो आप समझ गए होंगे ये आपका पहला ही पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप, उसी से आया है। अब सबसे बड़ी बात जो होती है कि हम गद्यांश की पूरी व्याख्या अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे तो हम ये सभी प्रश्नों के जवाब दे ले जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है प्यारे बच्चे कि हमें गद्यांश की व्याख्या, तो हमने राष्ट्र के स्वरूप के एक एक गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लें, वो पाठ आपके लिए अमृत है। लगभग हर मॉडल पेपर में, हर पेपर में वो उसमें से कोई एक गद्यांश जरूर आता है। वो और अशोक के फूल दोनों पाठ हमने पढ़ा दिए हैं, 2 भी पढ़ लेते हैं तब भी आपका काम बनने वाला है। तो इसको एक बार पढ़ लिया आपने, पहला प्रश्न के जवाब क्या हो जाएगा, बहुत यहाँ टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। बहरहाल जल्दी से आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में प्यारे बच्चे आपको लिखना होता है शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। तो उपर्युक्त गद्यांश आप लिख देंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के रास का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकन जिन पर रेखा लगी हुई इन्हीं की व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में इस सूत्र का मतलब भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, इस सूत्र का अनुभव एहसास होना ही देश प्रेम की कुंजी है, सफलता है। इसी भावना पर देश निर्माण के जो बीज हैं वो उत्पन्न होते हैं, अर्थात देश शक्तिशाली बनता है। राष्ट्र की कल्पना कब, बाकी जो प्रश्न है वो आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। देखिए असंभव शब्द कहाँ आया है, यहाँ आया है, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, तीसरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला पूछा गया है पृथ्वी पर कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा। तो सभी गद्यांश जो बाकी प्रश्न होंगे रेखांकित अंश की व्याख्या के बाद वो सब आपके गद्यांश में ही दिए होंगे, बस उनको आपको सही तरीके से छांटना आना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा, वीडियो अगर राष्ट्र का स्वरूप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें। अगला प्रश्न है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि पृथ्वी और जन मिलकर दोनों दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ये आपको यहाँ लिख देना है। तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ा है। और अगर अभी भी ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक बार राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल चैप्टर को अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप बहुत शानदार तरीके से कर ले जाएंगे। तो पहला आपका जो 10 नंबर मिलने वाला था बहुत सरल तरीके से कर लिया। अब अथवा में जो इसके गद्यांश आया है उसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, अथवा में देख सकते हैं आपके सामने ही है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। ये देखिए आप, अशोक अशोक करके आ रहा है, किससे आया है? अशोक के फूल से आया है। तो आप समझ सकते हैं अशोक के फूल से आया है। तो गद्यांश में आप क्या लिखेंगे? गद्यांश का सारांश लिखने के लिए आया है। यहाँ थोड़ा सा सारांश नहीं होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए। यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। सारांश थोड़ी लिखने के लिए आता है, सारांश लिखने के लिए नहीं आता, संदर्भ। तो संदर्भ कर लीजिएगा। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अशोक के फूल के नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से जहां तक रेखा लगी हुई है उसकी पूरी करना है। तो ध्यान देना, 2 ही नंबर का है तो पूरी किताब मत लिखने लग जाना, 4-5 लाइन लिख देना ताकि आपकी व्याख्या अच्छी हो जाए। प्रस्तुत, अब आप इस तरीके से व्याख्या हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे जोड़ करके। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि यह सारा संसार स्वार्थ का मैदान ही तो है, अर्थात यह दुनिया स्वार्थ के लिए सब कुछ याद रखती है। जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का उपयोग करती है। स्वार्थ खत्म होते ही व्यक्ति और वस्तु दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि अशोक का वृक्ष जितना भी मन को हर लेने वाला हो, जितना भी रहस्यमयी हो, जितना भी अलंक सुंदर हो, वह उस विशाल सामंत सभ्यता के परिष्कृत पवित्र रुचि का प्रतीक था, जो साधारण प्रजा की मेहनत पर पली थी और उसके रक्त संसार करोड़ अर्थात उसकी मेहनत को खाकर बड़ी हुई थी। आगे कहते हैं लेखक कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से वो समृद्ध हुई थी, अर्थात लाखों करोड़ों व्यक्तियों के तिरस्कार से वो सामंत सभ्यता पली बढ़ी थी। वह सामंत उखड़ गए, वह समाज ढह गए और मदन उत्सव की धूम भी मिट गई। तो इस तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो उद्देश्य क्या है भाई इस गद्यांश में? तो इसमें लेखक ने मनुष्य के स्वार्थीपन और संसार के स्वार्थी प्रकृति को उजागर किया है, जिसमें लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि यह संसार स्वार्थ का मैदान है। जितना स्वार्थ सत्ता है उतने को याद रखता है संसार, बाकी चीजों को भूल जाता है, चाहे वो पुरानी संस्कृति हो, चाहे वो अशोक का फूल हो। इतना आपको लिख देना पड़ेगा तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? तो भाई किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? वह लोग जो अपना को पूरा करके किसी भी वस्तु को भूल जाते हैं, अर्थात जो लोग केवल स्वार्थ के लिए ही किसी वस्तु या व्यक्ति का उपयोग करते हैं वो लोग स्वार्थी हैं। आगे परिष्कृत मतलब होता है पवित्र, परिष्कृत का मतलब लिख लीजिए आप पवित्र। और मदनोत्सव एक उत्सव था जिसमें अशोक के फूल और कामदेव की पूजा होती थी। ठीक है, मदनोत्सव की बात इसमें बताई गई है, यानी कामदेव का जो उत्सव है उसी को मदनोत्सव कह सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार आपने देखा कितने आसान तरीके से, कितने सरल तरीके से हमने 10 प्रश्न कर लिए। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जाकर चैनल प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर पढ़ाई जा चुकी हैं। आइए अब गद्यांश आपका हो गया, पद्यांश की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, गद्यांश के बाद पद्यांश भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। 2 पद्यांश आपके रहेंगे, दोनों पद्यांश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे बच्चे। तो दोनों पद्यांशों को ठीक तरीके से पढ़ना, उसके बाद उसका जवाब देना, ये आपके लिए अत्यंत पहला पद्यांश आपके सामने आप देख सकते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, ना तो सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित हो वह, गोद में विश्रांति खोना, होठों की कमल मुख की मालाएं मिटाना, जो मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे, वह तू मेरा दुख लखना वहां जा ना विश्राम लेना। तो किससे आया भाई? अगर किसी में पवन की बात आ जाए, किसी में पथिक महिला की बात आ जाए, किसी में विरह वेदना की बात आ जाए, राधा की बात आ जाए, लज्जाशीला महिला की बात आ जाए, है ना? तो वो कौन सा पाठ है प्यारे बच्चे? तो वो है पवन दूत का। कौन सा पाठ है? पवन दूत का। और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध हैं। तो किससे आया हुआ है प्यारे बच्चे? ये आया हुआ है आपका पवन दूतिका से, और इसके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी हैं। आइए नीचे के जो प्रश्न है, अगर आप पढ़ करके व्याख्या कर लेते हैं, नीचे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आप यकीन माने कि आप बहुत शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। और मैंने पवन दूतका को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। चैनल प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पवन दूतका को आप समझ और पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, एक बार मैं इसको तेजी से पढ़ दे रहा हूँ, उसकी व्याख्या बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत
पद्यांश में राधा कहती हैं कि अगर राह में तुझे राहगीर कोई लज्जा से युक्त लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उस सुंदरी को तो वस्त्रहीन मत होने देना, उसके वस्त्रों को उसके सर से मत हटाना। अगर वो थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में लेकर अर्थात उसे चारों तरफ से घेर कर अपनी शीतलता से उसकी थकावट दूर कर देना और उसके कमल रूपी मुख की समस्त मलिनता को, समस्त कष्ट को, समस्त पीड़ा को, समस्त कठोरता को मिटा देना। आगे राधा पौन से कहती हैं, जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तू थोड़ा आगे जाएगी वैसे ही तुझको सुंदर और सुख देने वाली बहुत सारी लताएं मिलेंगी। वो अपनी प्यारी छाया और कोमल स्वर से तुझे आकर्षित कर लेंगी। तू भी मेरा दुख देखना, वहां जाके विश्राम न करना। तो यही बात राधा कह रही है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है प्यारे बच्चे तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर पौन दूतका को समझ सकते हैं। आइए अब इन प्रश्नों को, नीचे दिए गए प्रश्नों को प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश की कवि और कविता का नाम बताइए। तो मैंने कवि का नाम बता दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और कविता का नाम है पौन दूत का। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आप देख सकते हैं 4 लाइन ऊपर की रेखांकित है, 4 लाइन ऊपर की रेखांकित है। आप इस रेखांकित अंश की व्याख्या आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चे, किस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पौंदूतका से कहती हैं कि अगर रास्ते में तुझे कोई राहगीर महिला दिखाई दे तो तू उस लाजवंती स्त्री के सर के पल्लू को अर्थात उसके वस्त्रों को हटाना मत, उसको विकृत वसना अर्थात वस्त्रहीन मत होने देना। अगर वो थोड़ी बहुत थकी हो तो अपनी गोद में लेकर उसकी समस्त थकावट को मिटा देना और उसके कमल रूपी मुख के समस्त मलिनताओं, कष्टों, पीड़ा को मिटा देना। तो यही आपका हो जाएगा व्याख्या। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, राधा पौन दूतका से किस बात के लिए मना कर रही हैं। तो बताइए किस बात के लिए मना कर रही हैं। तो आपको बताना पड़ेगा राधा पौन दूतका से लाजवंती स्त्री को विकृत वसना करने से मना कर रही हैं, अर्थात उसको उसके सर के वस्त्रों को उसके सर से हटाने के लिए मना कर रही है। तो यही आपको लिख देना पड़ेगा। अब पूछा गया अल्प माने क्या होता है। तो अल्प माने थोड़ा, मंजू माने क्या होता है, सुंदर। प्यारे बच्चे ठीक है। आगे लज्जाशीला पथिक महिला के लिए राधा पौन दूतका को क्या समझाती। तो आपको यही बता देना पड़ेगा कि लज्जाशीला महिला के लिए राधा पौन दूतका को समझाती हैं कि अगर कोई लाजवंती स्त्री तुझे मार्ग पर दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को हटाना मत, उसके वस्त्रों को उसके सर के ऊपर से मत उड़ाना, जिससे वह लाजवंती स्त्री लज्जाहीन हो जाए। तो यही बात समझा रही है और कुछ इसमें है नहीं। आइए जो अथवा लगा हुआ उसको भी हम देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे देख सकते हैं आप अथवा करके, यहाँ अथवा लगा होगा और एक आपको और पद्यांश कोई दिया होगा। ये पद्यांश भी आपका दिया हुआ है तो इसको भी हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। जो जो लगती नाव पार और में आलोकित सद्विचार, इसी धारा से जक्का क्रम, शाश्वती जीवन का विकास, शाश्वत गति, शाश्वत उद्गम, नभ का नीला विकास, शाश्वत गति रजत हास, लघु लहरों का विकास, हे जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया था अस्तित्व, यह जीवन शाश्वत प्रमाण, मुझको करता अमरत्व दान। तो बताइए प्यारे बच्चे क्या है। तो ये जो आपका पद्यांश आया हुआ है, अगर आपने ठीक तरीके से नौका विहार पढ़ा होगा तो नौका विहार, इसमें पाठ का नाम भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसने लिखा है। तो इसको लिखा है प्यारे बच्चे सुमित्रा नंदन पंत जी ने। आइए इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूं बहुत तेजी के साथ। प्रस्तुत अंश में लेखक कह रहा हूं, कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव गंगा के किनारे की तरफ लगती वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते और मैं यह अनुमान करने लगता है, सोचने लगता कि इसी गंगा के धारा के समान ही जीवन का क्रम है। इसी की जिस प्रकार इस गंगा की धारा, गंगा की लहरें उठती हैं और दूसरी धारा जाकर उसका स्थान ले लेती है, उसी प्रकार इस जीवन में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन और मरण का जो उद्गम है वो हमेशा रहने वाला है। जिस प्रकार गंगा की गति है वैसे मनुष्य के जीवन की गति भी शाश्वत है। जिस प्रकार गंगा में लहरों का संगम शाश्वत है, इस प्रकार मनुष्य के जीवन में भी संगम है। कहते हैं जो आकाश का ये नीला विस्तार है ये भी शाश्वत है, और ये जो चंद्रमा की चांदी युक्त हंसी है ये भी शाश्वत है, और जो लहरों का लघु विलास है ये भी शाश्वत है। आगे कहते हैं कि हे संसार रूपी नौका को पार लगाने वाले ईश्वर, आप जन्म और मृत्यु के आर पार हो, और मुझे यहाँ आप इस नौका विहार से मुझे यह पूरी तरीके से ज्ञान हो गया है कि मैं अपने जो अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था। यह नौका विहार मुझे शाश्वत जीवन का प्रमाण दे रहा है और ये मुझे जीवन मरण के सत्य बंधन के बारे में बता रहा है। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। हालांकि पूरी व्याख्या आपको नहीं करनी होती है, आपको व्याख्या केवल जहां रेखांकित लगी वो वहीं करनी होती है। तो मैंने व्याख्या बता दिया। अब नीचे के प्रश्नों को आइए हम हल करते हैं प्यारे बच्चे।
नीचे के प्रश्न है प्यारे प्यारे बच्चे, कहा गया है जग का क्रम कैसा है, तो धारा सा है ना। कैसा क्रम है भाई जग का, जिस प्रकार धारा का क्रम है वैसे है, बिल्कुल आसान है। आपने शुरू में देखा धारा के समान ही है जग का क्रम। इन पंक्तियों के अनुसार क्या क्या शाश्वत है, तो बहुत सारी चीजें शाश्वत हैं भाई। जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत है, आकाश का नीला विकास शाश्वत है, चंद्रमा की हंसी शाश्वत है। ये सारी चीजें क्या है, शाश्वत ही तो हैं। तो आपको ये लिख देना पड़ेगा। लघु लहरों का विलास शाश्वत है। जो जो शाश्वत जिस पर लगा हुआ है वो सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। रजत रजत हास का मतलब चांदी रूपी हंसी, और कर्णधार का आप ईश्वर लिख लीजिएगा, या संसार जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले नाविक। दो बात भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप संसार जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले नाविक लिख सकते हैं, चाहे ईश्वर लिख सकते हैं। रजत हास का आप चांदी युक्त हंसी लिख सकते हैं। आगे कहा गया पद्यांश के आधार पर रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, जो मैं करके बता चुका हूं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार आप बड़े शानदार तरीके से बोर्ड पेपर में करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से अगर आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे प्यारे बच्चे। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है प्यारे बच्चे, अब देखिए अगले प्रश्न, जो अगला प्रश्न आपका रेखांकित नहीं, अब वो सब समाप्त हो गया। अब आपको जीवन परिचय लिखने होंगे। गद्य से भी जीवन परिचय आएगा और पद से भी जीवन परिचय आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चे। देखिए जो 5 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना 80 शब्द में। तो मैं कुछ साहित्यिक परिचय आपको इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ, उसी को आप पढ़ लीजिए, वो पेपर में 100% आने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर प्रसाई, इन चार को आप याद कर लीजिए। चारों में से कोई ना कोई आपके पेपर में होंगे। ध्यान रहे साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको 3 नंबर और रचनाएं लिखने के लिए 2 नंबर मिलेगा। जब भी आप जीवन परिचय लिखिएगा तो चार्ट बना करके जरूर लिखिएगा। चार्ट बनाइएगा, उसमें संक्षिप्त जीवन परिचय, जन्म, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, और उसके बाद उनके बचपन का नाम है, पत्र पत्रिका है तो वो लिख देंगे, और उसके बाद उनकी मृत्यु तिथि, फिर रचनाएं और भाषा शैली, इतना लिख देंगे। फिर नीचे साहित्यिक जो परिचय है वो आप हेडिंग डाल करके लिख देंगे, साहित्यिक परिचय जो उन्होंने साहित्य में किया है। तो इसमें मुझे वासुदेव शरण अग्रवाल का अच्छा लग रहा है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत सरल है। इनको आप लिख सकते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को भी आप ठीक तरीके से लिख सकते हैं, इनमें भी लिखने के लिए बहुत कुछ है। तो जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जो याद हो वो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। अब अगला देखिए, निम्नलिखित किसी कवि का, तो कवि में भी आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को याद कर लीजिए, आप मैथिली शरण गुप्त को याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद को याद कर लीजिए आप, और उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत जी को याद कर लीजिए प्यारे बच्चे। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक ना एक जीवन परिचय आपका पद्मी से भी मिल जाएगा। इसमें भी सेम 5 नंबर का ही आएगा। आपको 3 नंबर में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, 2 नंबर में रचना है। 80 शब्द आपका होना चाहिए, और ये ध्यान रखना जीवन परिचय आप एक ही पेज में लिखना। ठीक है, बहुत आसान है, सरल है, आप इनको भी लिख सकते हो। और मैंने सुमित्रानंदन पंत का जो जीवन परिचय है या रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय हालांकि हाई स्कूल के लिए बताया है, तो अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम वही देख लो, वही समझ के आप लिख सकते हैं। हालांकि आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है प्यारे बच्चे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना रहेगा, तो 5 नंबर आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये 10 नंबर आपको जो जीवन परिचय से मिलना है, बहुत सरल होता है प्यारे बच्चे, इसको आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। 6 नंबर प्रश्न में देखिए आपको कहानी आएगा। अब कहानी में मैंने 3 कहानी आपको बताई है। 3 कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं, और तीनों कहानियों का सारांश उद्देश्य मैं बता चुका हूं। पहली कहानी है पंचलाइट, दूसरी कहानी है आपकी ध्रुव यात्रा, तीसरी कहानी है आपकी बहादुर। अगर इन 3 कहानियों का आप सारांश और उद्देश्य देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर कन्फर्म है, गारंटी है मेरी। 5 नंबर आप पेपर में कर ले जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको एक करना रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और आपको मैंने आज सुबह ही तीनों कहानियों का सारांश और उद्देश्य बता दिया है। आप जाकर चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कक्षा 12 कहानी खंड में चीजें दी हुई हैं, आप देख लीजिए और उसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। लाठी का कहानी सार आपको एक ही प्रश्न करना है, अगर आप ऊपर वाला कर लेंगे तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। दोनों मत करने लगना। ठीक है, अब अगला 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्वापथित खंड काव्य के आधार पर एक किसी खंड का आप जवाब दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चे, जो आपके जिले का खंड काव्य है, मैंने सिलेबस का जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि जिले का कौन सा खंड काव्य है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आपके खंड काव्य, आपके जिले का जो खंड काव्य है वह आप करेंगे। जैसे मुक्ति यज्ञ जिस जिले का है, वो मुक्ति यज्ञ वाले बच्चे गांधी जी का चरित्र चित्रण करेंगे। चाहे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नमक आंदोलन पर सारांश लिखिए। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, जिन मेरे प्यारे बच्चों का सत्य की जीत पढ़ना है वो आप सत्य की जीत दुशासन का चरित्र लिखना है। चाहे सत्य जीत खंड काव्य के आधार पर नायिका का चरित्र चित्र करना है। जिन जिलों में रसमरती है वो रसी वाले बच्चे करेंगे, और ये दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देंगे। आलोक वृत्त वाले बच्चे आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करेंगे, चाहे आलोक वृत्त खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखे। दोनों में से कोई एक करना है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर नारी के प्रमुख पात्र का चरित्र
चित्रण कीजिए। गोंडा वाले बच्चों, ये गोंडा और बाकी जिलों के लिए भी है। तो गोंडा वाले बच्चे त्यागपति पढ़ते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत आसान है त्यागपति खंडकाव्य भी। और त्यागपति खंडकाव्य का चाहे नारी, नारी कौन है तो नारी इसमें राजश्री है, राजश्री का चरित्र चित्रण कर दीजिए। चाहे द्वितीय सर की जो कथा है वो अपने शब्दों में लिखिए, 80 शब्द में लिखना, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखिएगा, उतने लिखिए जितना आपको नंबर मिले, क्योंकि आपको पेपर में बहुत समय बचा के ध्यान से लिखना पड़ेगा। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण करना है। श्रवण कुमार के संदेश सर का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इस तरीके से जो जिस भी जिले से संबंधित रखते हैं प्यारे बच्चे, खंडकाव्य का नंबर बहुत इजी होता है। अगर आपने ठीक तरीके से खंडकाव्य देखा है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं देखा है प्यारे बच्चे तो आप देख लें, क्योंकि दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। ये नंबर बिल्कुल आसान है, सरल है, और ये आप बिल्कुल आराम से करके पेपर में आएंगे। आइए, खंड का समाप्त हो गया और खंड खा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम खंड खा की तरफ बढ़ गए हैं। खंड का की शुरुआत ही प्यारे बच्चों संस्कृत से होगी, और संस्कृत जिस प्यारे बच्चे ने नहीं पढ़ा है पढ़ ले, नहीं तो बहुत पछताओगे प्यारे बच्चे। बिल्कुल सरल नंबर होता है, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं एकदम हलवा नंबर 14 होते हैं संस्कृत के। 7 नंबर गद्य से और 7 ही नंबर पद से आने वाला है। तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल आप मान के चलो बहुत नुकसान कर लोगे प्यारे बच्चे। 7 चैप्टर आपको सामान्य हिंदी वाले बच्चों को पढ़ना है। 7 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, और आप जाकर चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पढ़ लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा प्यारे बच्चे। आगे आइए देखते हैं इसको। पहला जो है, दो आप में आएंगे। पहला जो इसमें संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, धन्य अयम भारत देशा यत्र समुत्सति। तो भाई अब आप देख सकते हैं सुर भारती की बात आ गई, तो किससे आया? संस्कृत भाषाया महत्वम से आया है। ठीक है, संस्कृत भाषाया महत्वम से आया है। ध्यान से सुन लो, जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है उनको पढ़ने में, 3-4 चैप्टर पढ़ लें। पहला का चैप्टर भोज सौदार्यम, संस्कृत भाषा महत्वम और सुभाषित रत्नानी, ये 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो प्यारे बच्चे। अगर ये अपने गरीबी है एकदम बिल्कुल पढ़ाई में आपके, तो ये 3 चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ये 3 चैप्टर भी पढ़ लेते हो तब भी आपका काम बनने वाला है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो किससे आया है भाई? तो ये संस्कृत गद्यांश जो है संस्कृत भाषा या महत्वम से आया। तो अब इसका गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको कवि या लेखक का नाम लिखना नहीं होता है। तो आप इसका हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और कुछ इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, संदर्भ में बता रहा हूं। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, क्योंकि ये संस्कृत गद्यांश, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। ये ध्यान रहे कि इस संस्कृत का जो पाठ का नाम है प्यारे बच्चे एग्जैक्ट सही होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक संस्कृत के पाठ के नाम नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल उनको लिखना सीख लीजिए। हालांकि अब समय नहीं है, अब आप सोच रहे होगे क्या करें क्या करें। पहले तो आप सोच रहे थे कि समय आएगा तब देखा जाएगा, अब समय ऐसा आ गया है कि आप, वही बात है कि ना कुछ बटोर पाओगे ना कुछ रख पाओगे, क्योंकि अगर लापरवाही ना की होती तो शायद आप बहुत कुछ कर ले जाते। तो संदर्भ हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे। उसके बाद हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे, तो हिंदी अनुवाद से पहले आप थोड़ा सा बता देंगे अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन, धन्य एवं जय जय करेंगे। उसके बाद लिखतानी संदर्भ, मैं तेजी से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए। कहा गया है कि यह भारत देश धन्य है, जहां लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली, शब्द समूह को प्रकट करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत विकसित है। वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। अब पूरा चलिए पूरा भी बता देते। इसी भाषा को यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये प्यारे बच्चे, अगर आपको बहुत शानदार तरीके से देखना है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। तो ये आपका पहला गद्यांश है। दूसरा गद्यांश भी हम देख लेते हैं। दूसरा गद्यांश आपके सामने है, दूसरा संस्कृत गद्यांश आपके सामने है प्यारे बच्चे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस अभियुत्थानाय प्रयुक्तासन। इससे पहले जो मैं मॉडल पेपर हमने कराया था प्यारे बच्चे, वही आपका देखिए रिपीट हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत पसंदीदा है, ये पंचशील सिद्धांता से आया है, ये बहुत पसंदीदा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा दिया, पंचशील सिद्धांता चैप्टर से ये आया हुआ है। तो इसको भी ठीक तरीके से हमने पहले मॉडल पेपर में बताया था। अगर आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए। तो ये आपका दूसरा भी जो संस्कृत गद्यांश है वैसे ही आपको करना है, संदर्भ हेडिंग डालना है, लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, दोनों में से कोई एक करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के पंचशीला सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और पूरा हिंदी अनुवाद छाप देंगे। कैसे, मैं तेजी से बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। और बाकी अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से जानना है तो चैनल प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आज ये सिद्धांत एक दूसरे देशों के मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व
और संसार के शांति के साधन है। देश के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आज के संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन और राजनीतिक स्वरूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका हिंदी अनुवाद भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए जो आपका पद्यांश आएगा उसको प्यारे बच्चे, अब जो आपका संस्कृत पद्यांश है ये भी आपको दिलाएगा 7 नंबर, तो इसलिए इसको भी ठीक तरीके से आप पढ़ लीजिए। और ये मैंने इससे पहले वाले भी कराया था, सर्वधर्म प्रधानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पार्ट केवल पढ़ लें सुभाषित रत्नानी, तब भी आप 7 नंबर कराएंगे प्यारे बच्चे। अगर नहीं पढ़ा है, आपने वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल जाकर देख ले, बिल्कुल शुद्ध सरल, एकदम कमजोर से कमजोर छात्र भी जान जाएंगे। चैनल प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 12 संस्कृत प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से देख सकते हैं सुभाषित रत्नानी को। अगर आप देख लेते हैं तो आप बिल्कुल 7 नंबर अपना क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल गजब तरीके से, ठीक है। तो आइए, दोनों जो आया हुआ है प्यारे बच्चे उसी से आया हुआ है, सुभाषित रत्नानी से आया हुआ है। तो संदर्भ में एक बार बता देता हूँ, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत निर्देशिका खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब तेजी के साथ मैं दोनों का अनुवाद भी करे दे रहा हूँ। अनुवाद लिखने का मैंने तरीका बनाया, इंस्ट्रक्शन आप दे देंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो एक ही आपको लिखना रहेगा, तो एक का मैं बता दे रहा हूँ और दोनों को बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में बताया, संस्कृत पद्यांश में बताया गया कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है, क्योंकि ना तो उसे चोर चुरा सकता है, ना तो उसे राजा छीन सकता है, ना तो उसे भाई बांट सकता है, और ना तो जिसका वजन होता है, जो खर्च करने पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, वह विद्या रूपी धन है। और विद्या रूपी धन सभी धनों में मुख्य और प्रधान धन है। इतना आपको लिख देना पड़ेगा, तो आपका जो अनुवाद है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा का समझ लीजिए, दूसरा में बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने समय को काव्य शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत करते हैं, जबकि इसके विपरीत मूर्ख लोग अपने समय को नींद लेने में, लड़ाई झगड़ा करने में और बुरी आदतों को धारण करने में करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत सरल तरीके से मैंने बता दिया है प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न है प्यारे बच्चे, वो मुहावरा आएगा, दोनों पूरा व्याकरण जो 16 नंबर का सामान हिंदी वाले आएगा वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है प्यारे बच्चे, जाकर के देख लें। मुहावरा भी उसमें से 2 नंबर का है। तो इसमें से कोई एक मुहावरा आपको प्रयोग में लाना होगा। तो पहला देखिए, आग भरा आना। आग भरा आना मतलब रोने लगना, रुदन कर लेना, है ना। तो आग भराना मतलब रोने लगना। शिक्षक ने सुनील को मारा तो उसकी आंखें भर आई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही आपको इसमें से करना है प्यारे बच्चे, आग लगाकर तमाशा देखना। आग लगाकर तमाशा देखना, या समर्थ को नहीं दोष है भाई, अमीर का कोई दोष नहीं होता, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो मुहावरा है पूरी तरीके से मैंने बता दिया है। आप जो संपूर्ण महत्वपूर्ण मुहावरे हैं वो वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। पूरा व्याकरण 16 नंबर का हमने पढ़ा दिया है प्यारे बच्चे। कक्षा 12 मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप में अपठित गद्यांश भी आने वाला। 2 अपठित गद्यांश आएंगे, दोनों आपके अनपढ़ होंगे, मतलब दोनों को आपने पढ़ा नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को आपको जवाब देना है। तो पहला अपठित गद्यांश आप देखिए, इसी में जवाब, इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है, अहंकार और किसी की औषध से गलता नहीं है। दुख भगवान का अमृत है, वह सचमुच ही भाग्योदय, वह क्षण सचमुच भाग्योदय हो जाता है। अगर हमें भगवान की कृपा पहचान ले तो वह सरल हो जाता है, हमें अपने मुड़े हुए भाग के सम्मुख हो। बस इस सम्मुखता की देर की भाग्यो उदय हुआ है। तो असल में उदय क्या होना है, उसका आलोक तो कड़कड़ में सर्वथा व्याप्त है। उस आलोक के प्रति हमारी आंखें खुलना, आंखों का हो जाए बस प्रतीक्षा। यही साधना का सबसे बड़ा प्रयत्न उतने मात्र में है, प्रयत्न मात्र को ही पुरुषार्थ दूसरा मानना बड़ी भूल है, भूल करना है, ऐसी चेष्टा व्यर्थ होगी। तो देखिए, ये आपका पढ़े होंगे, लेकिन साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे, ये आपका भाग्य और पुरुषार्थ से आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। तो आप देख सकते हैं, लेखक कहते हैं कि भाई भगवान को ईश्वर का वरदान इसलिए मानता हूं क्योंकि वो अहंकार किसी औषधि से गलता नहीं। इतनी बात आपको लिख देनी पड़ेगी। लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण कौन सा है। तो अब देखिए, वह क्षण सचमुच भाग्य उदय का हो जाता है। कौन सा उदय, वहां जब मनुष्य के पास दुख आता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, तभी तो वो ईश्वर की तरफ जाता है, तभी तो वो ईश्वर को याद करता है। तो असल में उसके पास रोग दुख नहीं आता, बल्कि उसके भाग्य का उदय होता है, क्योंकि वो ईश्वर के पास चला जाता है और उसमें ईश्वर की कृपा उस पर होने लगती है। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है भाई, पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है बताइए जल्दी से। लेखक के अनुसार जो पुरुषार्थ है, प्रयत्न और पुरुषार्थ कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी चेष्टा, ऐसी चेष्टा सिद्ध नहीं होगी। तो पुरुषार्थ क्या है प्यारे बच्चे, तो पुरुषार्थ का कर्म के अनुसार फल प्राप्ति की इच्छा रखना,
यही पुरुषार्थ, यही क्या है? पुरुषार्थ है प्यारे बच्चे। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसी में आपके छिपा हुआ होता है। बहुत आसान है, बहुत सरल है प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका अथवा करके आप देख सकते हैं, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की आवश्यकता ही जीविकोपार्जन अवस्था में जीविकोपार्जन की है। यदि किसी कारण वह संभव न हो पाए तो भरण पोषण, उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति की यही मापदंड है। अब नूतन जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण हमें मूलभूत अधिकार स्वीकार करना है। तो बताइए, देखिए प्रगति के मापदंड से ही आया हुआ है। आपने पढ़ा होगा साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों ने। लेखक के अनुसार जो मनुष्य की भूमिका क्या है, विकास में मनुष्य की भूमिका क्या है? आसान है भाई। मनुष्य को प्रगति कब मिलेगी? जब वो प्रगति के मापदंडों को जानेगा। तो बिल्कुल आपको ये लिख देना, लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में मनुष्य की भूमिका उसके प्रगति के मापदंडों को जानने में है। लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या क्या होने चाहिए? तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण हमें मूलभूत अधिकार स्वीकारना होगा। आगे प्रगति के मापदंड क्या है? तो यही बताया गया, प्रगति के यही मापदंड है। क्या है भाई? तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सभ्य समाज को किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है, या उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। यही सब क्या है? यही प्रगति के मापदंड है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आइए अब आगे आपका पूछा गया शब्दों में युग्म अर्थात सब शब्दों में सूक्ष्म अंतर संबंधित 2 नंबर का प्रश्न आपका आएगा प्यारे बच्चे। आपको इसको भी करना होगा, और इसको करने के लिए आप पढ़ेंगे, जो व्याकरण का पोर्शन पूरा पढ़ाया गया उसको जाकर देख लीजिए, आप कर ले जाएंगे। देखिए कृत और कृत पूछा गया है, दोनों एक जैसे हैं। तो कृत माने क्या होता है प्यारे बच्चे? तो कीर्ति माने तो रचना होता है। आप देखिए रचना बाद में किस ऑप्शन में आई, तो बिल्कुल सही, एक भी आप जानते तो आराम से कर ले जाएंगे। तो कीर्ति माने रचना होता है। ये ऑप्शन सा में केवल रचना बाद में दिया हुआ, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। भवन भुवन ये पहले भी आया था, घर और संसार हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर आपने व्याकरण ठीक से पढ़ रखा है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। प्यारे बच्चे अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अनेकार्थी शब्द आएगा, एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ। तो द्विज के कई अर्थ होते हैं, ब्राह्मण भी होता है, अंडज भी होता है, दांत भी होता है। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। शिखा मतलब ज्वाला भी होती है, शिखा मतलब आग भी होती है, शिखा माने चोटी भी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो एक ही का लिखना है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करिए। तो जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ है प्यारे बच्चे। और आगे पूछा गया, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, वो आस्तिक है प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत सरल है। अगर आपने व्याकरण वाला वीडियो नहीं देखा, जो आपको 16 नंबर दिलाएगा, तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बहुत देर ना करें, अब समय नहीं है आपके पास। आगे निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करना है प्यारे बच्चे। तो भाई दे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि नगर का वातावरण शांतमय था। शांतमय नहीं, शांतिमय था, शांतिमय था। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। मेरी अंतर आत्मा, देखिए इसमें रा पूरा भी आया है और उसके बाद रा फिर बाद में आया, तो यही आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अंतर आत्मा गवाही नहीं देती, रा नहीं रहेगा प्यारे बच्चे, जो बीच में रा दिया हुआ है। महादेवी वर्मा हिंदी की कवित्री, ये गलत लिखा हुआ है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, कवियत्री लिखा जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, सॉरी कवियत्री लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कवियत्री लिखा जाता है, कवियत्री इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बात आई समझ में सभी को? आइए आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों नहीं होता है प्यारे बच्चे, अनेक होता है। ये सब वाक्य आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर। प्रश्न है प्यारे बच्चे, वीर रस का या करुण रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न ये भी आया है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको व्याकरण में पढ़ा दी गई हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो आप इसको बताते हुए, जब काव्य साहित्य में किसी विषय वस्तु को पढ़कर मन में, हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां वीर रस होता है। और जब शोक नामक स्थायी भाव हो, तो वहां पर करुण रस होता है। तो इसको भी पढ़ाया गया, आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। रूपक और अतिशयोक्त, तो रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। दोहा छंद की बात करें तो दोहा छंद एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, मात्राएं असमान, सॉरी ये दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है प्यारे बच्चे। सवैया एक वर्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक वर्ण में या प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा दिया, समझा भी दिया है। आप जाकर के देख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बढ़ते डेंगू की रोकथाम में
नगर तो देखिए प्यारे बच्चे, जो प्रार्थना पत्र है वो आप 3 याद कर लीजिए। नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु, दूसरा आप याद कर लीजिए ऋण आवेदन हेतु, तीसरा आप याद कर लीजिए आवेदन पत्र हेतु। आवेदन पत्र हेतु या नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। तो इसमें 2 पूछे गए हैं। अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए, बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिखना है। लिखने का तरीका भी हमने बता दिया है आपको। 6 नंबर का प्रश्न है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पर जाकर पेपर अंत होता है वो है आपका निबंध, जो आएगा प्यारे बच्चे आपका 9 नंबर का, और इसको अगर आप कर ले जाते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। तो मैंने कुछ निबंध बताए हैं प्यारे बच्चों आपको कई वीडियोस में अपने। पहला पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा आप आतंकवाद समस्या निदान, तीसरा बेरोजगारी एक समस्या, चौथा मेरा प्रिय कवि, पांचवा आप पढ़ लीजिए जनसंख्या विस्फोट, और उसके बाद छठा आप पढ़ लीजिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ठीक है, और उसके बाद नारी सशक्तिकरण 7वां पढ़ लीजिए। कुछ निबंध है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं वर्तमान समय भारतीय किसानों की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, ये ही आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, पहले नंबर पे इसे ही याद करिएगा, ये हर पेपर में पूछा गया है। अब मेरे प्रिय साहित्यकार, इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे तुलसीदास लिखें, सूरदास लिखें, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखे, कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद है। जनसंख्या विस्फोट कारण निवारण, ये भी आप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे। आप सबसे बड़ी बात, निबंध के सबसे पहले आपको प्रस्तावना रूपरेखा बनानी है, उसके बाद उसको ठीक तरीके से लिखना है, अंत में उपसंहार लिखना ना भूलें। प्यारे बच्चे, आप इस प्रकार ये पूरा मॉडल पेपर हमने देख लिया। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा मॉडल पेपर आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो आपने देखा प्यारे बच्चे, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।